बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? आज मैं +2 के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विश्व था वो दो ध्रुवों में बट गया था। एक ध्रुव था अमेरिका और दूसरा ध्रुव था सोवियत संघ। और इन दोनों में काफ़ी समय तक शीत युद्ध चलता रहा। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ 15 देशों में बट गया, तब जाकर ये द्विध्रुवीयता का अंत हुआ और फिर एक ही ध्रुव रह गया था, अमेरिका का। लेकिन तभी कुछ और संस्थाओं का विकास हुआ, जैसे आसियान, यूरोपीय संघ और चीन और भारत की प्रगति। तो ये कई केंद्र ऐसे थे जो विकसित हुए और जो एक ध्रुव अमेरिका था उसका थोड़ा प्रभाव कम हुआ। आज मैं उसी सब के बारे में आपसे बात करूंगा। जो शीत युद्ध था उसके दौरान विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ में। इसीलिए द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था कहा जाता है। और जब ये द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था थी तब शीत युद्ध जारी था। इसमें कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन दोनों ही संघ जो थे वो अपनी ताकत का बखान करते थे और ऐसा प्रदर्शित करते थे कि कभी भी युद्ध हो जाएगा। लेकिन युद्ध नहीं कर रहे थे और न हुआ। यदि तीसरा विश्व युद्ध होता तो दुनिया का काफ़ी कुछ नक्शा बदल जाता। 1989 में जब जर्मनी की दीवार गिराकर पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण हुआ तो सोवियत संघ की जो संगठन था उसमें भी दरार पड़ गई। सोवियत संघ में साम्यवादी पार्टी शासन की धुरी थी। मिखाइल गोर्बाचोव ने पेट्राइस्का तथा ग्लासनोस्त के नाम से सोवियत संघ में आर्थिक सुधार लागू करने के लिए कानून बनाए। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और सोवियत संघ जो था वो 15 अन्य गणराज्यों में विश्व परिदृश्य पर उभर कर सामने आए। मतलब सोवियत संघ से 15 देश बन गए। भारत का संबंध रूस से आज़ादी के बाद से ही रहा है और ये संबंध जो है बहुत अच्छा और बहुत गहरा है। कितनी भी सरकारें आई गईं, लेकिन भारत और रूस के संबंधों में कहीं भी कटुता नहीं आई। भारत ने अन्य उत्तरी साम्यवादी देशों में भी अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। शीत युद्ध के पश्चात
विश्व एक ध्रुवीय का हो बन गया। अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व की मुख्य धुरी था। प्रथम खाड़ी युद्ध 1990-91 में, इसमें इराक पर अमेरिकी गठबंधन सेनाओं के बीच लड़ा गया। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS की स्थापना दिसंबर 1991 में हुई थी। अरब बसंत, स्प्रिंग क्रांति या अरब जागृति सन 2010 में अरब राज्यों से शुरू हुई थी। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका की भांति अन्य देशों से बहुत आगे थी। बाकी देशों की अर्थव्यवस्था उसके मुकाबले बहुत कम थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक विकसित एवं उन्नत थी। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात एवं मशीनरी शामिल हैं। सरकार ने अपने नागरिकों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रखी थीं, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा तथा यातायात की सुविधाएं शामिल थीं। जो दो ध्रुवीय विश्व था उसके पतन के कुछ कारण थे। उनमें पहला था अमेरिकी गुट में फूट। द्विध्रुवीय विश्व के पतन का एक मुख्य कारण अमेरिकी गुट में फूट पड़ना था। फ्रांस तथा इंग्लैंड जैसे देश अमेरिका पर अविश्वास करने लगे और अमेरिका के मुकाबले उनकी प्रगति काफ़ी पीछे छूट रही थी। इसलिए उन्होंने अमेरिका से अपने आप को अलग करने का ही निश्चय किया। सोवियत गुट में भी फूट पड़ी। इसके साथ ही जिस प्रकार अमेरिकी गुट में फूट थी द्विध्रुवीय विश्व के पतन का एक कारण बनी, वहीं सोवियत गुट में भी पड़ी फूट भी द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पतन की ओर धकेल रही थी। सोवियत संघ का पतन द्विध्रुवीय विश्व के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण सोवियत संघ का पतन था। एक गुट के पतन से द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था जो थी स्वयं ही समाप्त हो गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका भी द्विध्रुवीय विश्व के पतन में उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। द्विध्रुवीय विश्व के पतन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका यह थी कि भारत ने जहां गुटनिरपेक्षता का प्रयोग किया, वहीं दूसरे देश भी गुटनिरपेक्ष होने के लिए आगे आए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अधिकांश विकासशील देशों को दोनों गुटों से अलग रखने की सलाह की, क्योंकि दोनों गुट जो थे वो अपने देशों के विकास के लिए ज़्यादा काम करते थे और गुट में शामिल अन्य देशों की तरफ वो पूरी तरह से ध्यान नहीं देते थे। खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध 1990-91 में इराक और अमेरिकी गठबंधन सेनाओं के बीच लड़ा गया। अगस्त 1990 में इराक के तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन ने अपने छोटे से पड़ोसी देश
कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों के लगभग 6,70,000 सैनिकों ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। 9/11 की घटना एवं अफगान संकट। 11 सितंबर 2011 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेंटागन पर ज़बरदस्त आतंकवादी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 3,000 लोग मारे गए। इस आतंकवादी हमले में अल-कायदा के शामिल होने की शंका जाहिर की गई। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए अफ़गानिस्तान, जो कि अल-कायदा का गढ़ बन चुका था, उस पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। एक ध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ यह है कि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापक परिवर्तन आए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति था। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सक्रियता भी थोड़ी कम हो गई। पूर्वी यूरोप के अधिकांश साम्यवादी देशों में आतंकवादी हवा चलने लगी। इन सभी परिस्थितियों ने विश्व को बहुध्रुवीय के स्थान पर एक ध्रुवीय बनाने में मदद की। एक ध्रुवीय विश्व का नेता अमेरिका था, क्योंकि उसे किसी भी अन्य शक्ति से चुनौती नहीं मिल पा रही थी। अतः वह विश्व राजनीति में एक ही महाशक्ति रह गया था, जिसके कारण विश्व एक ध्रुवीय होता चला गया। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना दिसंबर 1991 में हुई। इसके सदस्य देश सोवियत संघ के विभाजन से अलग हुए थे। इसे यूरेशिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। इसकी स्थापना 10 राज्यों ने आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव, रूस, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान ने मिलकर की थी। यह संगठन $2,03,68,759 किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा इसकी कुल जनसंख्या लगभग 2,40,79,601 है। इस संगठन की आधिकारिक भाषा जो थी वह रशियन थी। अमेरिका के एक ध्रुवीय होने का पता हमें निम्न घटनाओं से पता चलता है। पहला, प्रथम खाड़ी युद्ध। अमेरिका के एकाधिकार अर्थात एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हम प्रथम खाड़ी युद्ध को मान सकते हैं, जब अमेरिका ने अपने सैनिक शक्ति के बल पर कुवैत को इराक से आज़ाद करवाया था। अगस्त 1990 में इराक के तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन ने अपने छोटे से पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने कुवैत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व के 34 देशों की लगभग 6,70,000 की फौज ने इराक पर हमला कर दिया। इस सैनिक अभियान में लगभग 75% सैनिक अमेरिका के थे और अमेरिका ही इस युद्ध को निर्देशित कर रहा था और ये युद्ध जो था उसी के नियंत्रण में लड़ा जा रहा था। इतनी बड़ी फौज के सामने इराक ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सका और
उसे कुवैत से पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध ने विश्व में अमेरिका की सैनिक ताकत को बहुत अधिक बढ़ा दिया तथा विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ने लगा। दूसरा था 9/11 की घटना और अफ़गानिस्तान युद्ध। विश्व में एक बड़ी आतंकवादी घटना तब हुई जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेंटागन पर ज़बरदस्त आतंकवादी हमला किया गया था और इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। इस आतंकवादी हमले में भी अल-कायदा के शामिल होने की शंका जाहिर की गई थी। परिणामस्वरूप अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए अफ़गानिस्तान, जो कि अल-कायदा का गढ़ बन चुका था, उस पर युद्ध की घोषणा कर दी। यद्यपि अमेरिका अल-कायदा तथा तालिबान की पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया, परंतु उसने इसकी शक्ति को बहुत कम अवश्य कर दिया था। इस हमले को रोकने के लिए यद्यपि कई देशों ने अमेरिका से आग्रह किया था, परंतु अमेरिका ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने हमले को लगातार जारी रखा। इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका विश्व की एक बड़ी सैनिक ताकत था तथा विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। तीसरी घटना है द्वितीय खाड़ी युद्ध। विश्व के एक ध्रुवीय होने की पुष्टि एक अन्य महत्वपूर्ण घटना से हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मार्च 2023 में व्यापक विनाश के हथियारों का आरोप लगाकर इराक के खिलाफ फिर से युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध को संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति प्राप्त भी नहीं थी। इस युद्ध में भी अमेरिका ने इराक के शासक सद्दाम हुसैन को हटाकर उसके स्थान पर अपनी कठपुतली सरकार बना दी, परंतु अमेरिका वहां पर शांति कायम न रख पाया। विश्व के किसी भी देश को आलोचना की परवाह न करते हुए अमेरिका ने इराक पर युद्ध थोपा था। पीछे दी गई घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन घटनाओं के कारण विश्व तेजी से एक ध्रुवीय होता चला गया और अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया, जबकि अन्य कोई भी देश उसके समान शक्तिशाली नहीं था और अमेरिका अपनी मनमानी करने लगा। ना वो किसी और देश की सुनता था, न किसी की सलाह लेता था। उसे जिससे भी अपने ऊपर खतरा दिखाई देता था उसी पर हमला कर देता था और इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो द्विध्रुवीयता का अंत होने के बाद अमेरिका एक तरह से निरंकुश हो गया था। एक ध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक परिवर्तन आए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन सोवियत संघ का विघटन एवं शीत युद्ध की समाप्ति था। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सक्रियता भी थोड़ी कम हो गई थी। पूर्वी यूरोप के अधिकांश साम्यवादी देशों में आतंकवादी हवा चलने लगी थी। इन सभी परिस्थितियों ने विश्व को बहुध्रुवीयता के स्थान पर एक ध्रुवीय बनाने में मदद की। एक ध्रुवीय विश्व का नेता अमेरिका था, क्योंकि उसे किसी भी अन्य शक्ति से चुनौती नहीं मिल पा रही थी। अतः वह विश्व राजनीति में एक ही महाशक्ति रह गया था, जिसके कारण विश्व एक ध्रुवीय होता चला गया। एक ध्रुवीय व्यवस्था के मुख्य कारण
1990 के दशक में विश्व के एक ध्रुवीय होने के जो कारण थे वो इस प्रकार से हैं। शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की समाप्ति ने विश्व को एक ध्रुवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप रूस ने सोवियत संघ का स्थान लिया, परंतु उस सोवियत संघ जितना शक्तिशाली वह कभी नहीं बन पाया, क्योंकि जहां 15 राष्ट्रों का एक गढ़ सोवियत संघ था, वहां रूस एक अकेला देश रह गया। इन सब कारणों से अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, जिससे विश्व एक ध्रुवीय बन गया, क्योंकि अमेरिका की कोई भी देश चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। रूस की कमज़ोर स्थिति, जैसा कि हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि सोवियत संघ के पतन के बाद उसका स्थान रूस ने लिया, परंतु रूस कभी भी सोवियत संघ जैसी प्रभावशाली स्थिति प्राप्त नहीं कर सका। इसके कारण अमेरिका पर अंकुश लगाने वाली कोई शक्ति नहीं थी, जिसके कारण विश्व पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता ही गया तथा विश्व एक ध्रुवीय हो गया। पूर्वी यूरोप में भी परिवर्तन हुए। सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी यूरोप में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिससे अमेरिका का प्रभाव विश्व राजनीति में बढ़ता ही चला गया। पूर्व यूरोप के अधिकांश देश जो पहले सोवियत संघ के प्रभाव वाले क्षेत्र थे, धीरे धीरे साम्यवाद के प्रभाव से बाहर आकर पश्चिमी यूरोप के पूंजीवादी देशों से अपने संबंध बनाने लगे। ये परिवर्तन विश्व राजनीति में अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाने वाले साबित हुए। साम्यवादी देशों में उदारवादी परिवर्तन। सोवियत संघ के विघटन के बाद न केवल पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों में ही उदारवादी परिवर्तन हुए, बल्कि विश्व के अन्य साम्यवादी देशों में भी उदारवादी परिवर्तन हुए, जिससे अमेरिका की भूमिका विश्व राजनीति में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। नाटो का विस्तार। शीत युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी अमेरिका ने नाटो को न केवल बनाए रखा, बल्कि इसका साम्यवादी देशों में विस्तार भी किया। वर्तमान समय में रूस भी नाटो का एक सदस्य देश है। अतः स्पष्ट है कि नाटो कोई और अधिक विस्तार एवं शक्तिशाली होने से अमेरिका की विश्व राजनीति में धमक और अधिक बढ़ी है तथा विश्व एक ध्रुवीय बन गया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में सबसे अहम भूमिका अमेरिका ही निभाता है। अमेरिका के शक्तिशाली होने का एक कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व में कमी आना भी रहा है, क्योंकि जो भी देश गुटनिरपेक्ष रहे उन्हें स्वयं अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर देशों ने अमेरिका से हाथ मिलाया और उसके साथ रक्षा संबंध स्थापित किए। विश्व में साम्यवादी विचारधारा के पतन और उदारवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार ने भी अमेरिका को शक्तिशाली बनाया है। साथ ही साथ अमेरिका ने शक्तिशाली होने के लिए स्वयं अनेक प्रयास किए हैं और उसने कमज़ोर देशों को समय समय पर अपने प्रभाव में धमकाया और दबाया भी है। आतंकवाद की समस्या ने भी अमेरिका की शक्ति में वृद्धि की है और जहां भी आतंकवाद का प्रभाव अधिक बढ़ा है, वहां पर अमेरिका ने
उसे दबाने के लिए हमेशा ही प्रयत्न किया है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल पर जो हमने देखा है उसके बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्होंने राष्ट्रमंडल में किस तरह से अपनी भूमिका निभाई या किस तरह से अपनी भागीदारी की। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल की स्थापना दिसंबर 1991 में हुई। इसके सदस्य देश जो थे सोवियत संघ के विभाजन से अलग हुए देश थे। इसे यूरेशिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन भी माना जाता है। इसकी स्थापना 10 राज्यों में आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव, मालदोव, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान ने मिलकर की थी। यह संगठन 2,03,68,759 किलोमीटर तक फैला हुआ था और इसकी कुल जनसंख्या 2,40,79,601 है। इस संगठन की आधिकारिक भाषा रशियन है। सन 2018 में इसकी कुल अनुमानित जीडीपी $5.378 ट्रिलियन थी। वर्तमान समय में विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसका एक सदस्य रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है तथा उसके पास परमाणु हथियार भी है। इस संगठन के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। यह संगठन सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए नियमों के आधार पर मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। सदस्य राष्ट्रों में सहयोग को ये बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। सदस्य राज्यों में राजनीतिक एवं सैनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। सीमा पर अपराधों की रोकथाम के लिए परस्पर सहयोग करना भी इसमें शामिल है। लेकिन ये कभी भी सदस्य राष्ट्रों के जो अंदरूनी मसले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। अरब बसंत क्या था? अभी शुरू में हमने अरब बसंत के बारे में बताया था कि अरब बसंत की शुरुआत जो है वो 2010 में अरब देशों में हुई थी। मध्य पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में लगातार विरोध प्रदर्शन एवं धरनों का दौर सन 2010 में शुरू हुआ था और इसे ही अरब बसंत या अरब जागृति या अरब स्प्रिंग कहते हैं। यह आंदोलन अरब देशों के तानाशाही शासन के विरुद्ध था। अरब बसंत या अरब क्रांति एक ऐसी लहर थी जिसने संपूर्ण विश्व पर प्रभाव डाला। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2010 को ट्यूनीशिया में हुई थी। इसके बाद यह आंदोलन अल्जीरिया, जॉर्डन, यमन, बहरीन, सीरिया, इराक, कुवैत, मोरक्को, ओमान, सऊदी अरब तथा फिलीपींस तक फैल गया। यद्यपि ये आंदोलन अलग अलग देशों में चल रहा था परंतु इन सभी में कई समानताएं थीं। अरब बसंत के कारण जो थे वो इस प्रकार थे। अरब बसंत तानाशाही शासन के विरुद्ध हुआ था। इन देशों में मानवाधिकारों की अवहेलना हो रही थी। इन देशों में बेरोजगारी जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। इन देशों में राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। इन देशों की अर्थव्यवस्था जो थी बहुत ख़राब हो चुकी थी।
लोगों की दयनीय स्थिति थी। अरब वसंत का एक अन्य कारण संबंधित राज्यों के स्थानीय कारण भी थे, और ये सभी लोग अपने जो तानाशाह शासक थे उनसे अपने आप को बचाना चाह रहे थे। अरब वसंत के लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाई गई थी। विरोध प्रदर्शनों के लिए हड़ताल का सहारा लिया गया। प्रदर्शनकारियों का धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मार्च का सहारा लिया। प्रदर्शनकारियों का बड़े बड़े जुलूस तथा रैलियां भी निकाली गईं। इस तरह से सारे अरब कंट्रीज़ में, अरब देशों में बसंत ऋतु फैल गया। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न ले रहा हूँ। पहला है, रूस में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका, सोवियत संघ के पतन के बाद रूस इसके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया तथा इसके प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने रूस की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कदम उठाए। बोरिस येल्त्सिन ने भारत जैसे अपने अन्य मित्र देशों से अच्छे संबंध बनाए रखे तथा अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप से भी अपने संबंध सुधारने का प्रयास किया, जो कि शीत युद्ध के समय बिगड़े हुए संबंध थे, उन्हें फिर से सुधारने का प्रयास किया। इतिहास की सबसे बड़ी गैरराज सेल के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर है, सोवियत संघ के पतन के पश्चात अस्तित्व में आए नए गणराज्यों ने शॉक थेरेपी की विधि द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया, परंतु शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप लगभग पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को लाभ की अपेक्षा हानि ही हुई। रूस में राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा जो था वो पूरी तरह से ढलने लगा था, मतलब एक तरह से ख़त्म होने लगा था। लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचा गया और इन कंपनियों ने स्थिति को देखते हुए उन्हें बहुत सस्ते दामों में ख़रीदा। इसे ही इस इतिहास की सबसे बड़ी गैरराज सेल कहा जाता है। दूसरी दुनिया के देशों से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, दूसरी दुनिया के देशों से हमारा अभिप्राय है कि गुटनिरपेक्ष द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बंट गया था। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। इस गुट के देशों को पहली दुनिया भी कहा जाता है। दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी सोवियत संघ कर रहा था। इस गुट के देशों को ही दूसरी दुनिया कहा जाता है। बर्लिन की दीवार के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है कि शीत युद्ध के दौरान जो जर्मनी था वो 2 भागों में बंट गया था। पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में था, जबकि पूर्वी जर्मनी साम्यवादी सोवियत संघ के प्रभाव में था। सन 1961 में दोनों भागों के बीच में एक दीवार बना दी गई थी, जिसे बर्लिन की दीवार कहते थे। यह दीवार पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी को बांटती थी। 9 अगस्त 1989 को इस दीवार को तोड़कर जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया था। सोवियत संघ तथा भारत को दी जाने वाली सैनिक सहायता का वर्णन करें। सोवियत संघ द्वारा भारत को दी जाने वाली सैनिक सहायता का वर्णन करें कि सोवियत संघ जो है भारत को किस तरह की सैनिक सहायता प्रदान करता है। इसका उत्तर है कि सोवियत संघ ने हमेशा से भारत को सैनिक सहायता प्रदान की है। सोवियत संघ ने समय समय पर भारत को लड़ाकू जहाज,
युद्धपोत, टैंक तथा अन्य प्रकार की आधुनिक तकनीकी प्रदान की है। सोवियत संघ ने कई प्रकार के हथियार एवं मिसाइल संयुक्त रूप से भी तैयार किए हैं। दोनों देशों के आपस में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। समय समय पर दोनों देश मिलकर के संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। सोवियत संघ ने भारत की सेना को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोवियत संघ हर क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करता है और इस सहयोग में भारत भी पीछे नहीं रहता है। बच्चों, आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, बाकी का जो रह गया है उसे मैं कल लेकर आऊँगा। आपके लिए मैं कुछ प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? दूसरा, शॉक थेरेपी क्या है? तीसरा, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी? और चौथा, बर्लिन की दीवार क्यों बनी? इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।